Okay. Before we understand the antibody mediated immune response, जिसको humoral immune response भी कहा जाता है, let's dive into the structure of an antibody. So I'll show the structure. पहले मैं चलें ड्रॉ कर लेती हूँ, एक रफ सा स्केच बनाती हूँ आपके लिए of the antibody. So basically हमारे पास जो एंटीबॉडी होती है वो अभी ग्लाइकोप्रोटीन है तो इसका मतलब है कि इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स इसके अंदर होंगी, राइट? अच्छा, तो I'm drawing the structure of an antibody in front of you. Okay, so something like this. अच्छा, आपने नोटिस किया होगा मैंने डिफरेंट कलर्स से कुछ चेन्स बनाई हैं। हमारे पास ये जो ग्रीन चेन्स हैं ये बेसिकली 2 लाइट चेन्स हैं एंड दीज ब्लू वंस आर योर हैवी चेन्स। हमारे पास 2 लाइट चेन्स और एक हैवी चेन मिलकर क्या बना रही होती है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ योर एंटीबॉडीज। तो हमारे पास एंटीबॉडीज ने क्या हमने अभी तक अंडरस्टैंड किया या देखा? एंटीबॉडीज में हमने देखा दैट एंटीबॉडी सबसे पहले तो क्या है? एंटीबॉडी इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन हमारे पास 2 तरह के होते हैं, ग्लोब्यूलर जो कि सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं और दूसरे हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं जो कि इनसॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है यानी सॉल्युबल प्रोटीन होती है हमारी एंटीबॉडी, सही है। एंड नाउ इट हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इट हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स और वो कौन सी हैं? वो हमारे पास 2 लाइट ग्लोबिन चेन्स हैं और 2 हेवी ग्लोबिन चेन्स। अच्छा, लाइट और हेवी हम क्यों कह रहे हैं? उनकी एमआर, उनके साइज, उसकी वजह से कह रहे हैं। लाइट ग्लोबिन का लेस एमआर होगा, हेवी ग्लोबिन का ज्यादा एमआर होगा। अच्छा ना, तो क्वेश्चन इज ही ग्लोबिन क्या है, राइट? ग्लोबिन कहाँ से आ रहा है? अच्छा, सो बेसिकली हमारे पास जो एंटीबॉडीज के लिए दूसरा नाम है, यानी एंटीबॉडी एक तो उनका जेनेरिक नेम है, उनका एक और नाम जो है वो होता है इम्यूनो ग्लोब्युलेंस। So your antibodies are also known as scientifically or biologically as what? As immunoglobulins. So अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? Let's quickly recap. Antibody is a glycoprotein, ठीक है? Found where? Found in B cells, ठीक है? इसका नेचर क्या है? ग्लोब्यूलर नेचर है यानी सॉल्यूबल नेचर है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स एंड 2 हेवी चेन्स, ठीक है? अच्छा, हमारे पास क्योंकि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है यानी एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो एंटीबॉडी किस तरह की प्रोटीन होगी? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होगा हमारे पास एंटीबॉडी का। कैसा स्ट्रक्चर होगा? इट वुड बी अ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ओके, हमारे पास एंटीबॉडीज में जो बॉन्ड हमें नजर आता है बिटवीन द चेन्स, वो कौन सा बॉन्ड होता है? वो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। हमें एंटीबॉडीज की चेन्स के बीच में जो बॉन्डिंग नजर आ रही होती है वो कौन सी होती है? वो डाइसल्फाइड लिंकेजेस होती हैं। और टोटल हमारे पास एक एंटीबॉडी के अंदर ईच एंटीबॉडी हैज 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है? ये हमारे पास एंटीबॉडी होगी। अच्छा, ये तो एक मैंने रफ सी डायग्राम आपके लिए बना दी थी। लेट्स क्विकली सी अ प्रॉपर डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी। अच्छा जी, ये हमारे पास है एंटीबॉडी, ठीक है ना? इस एंटीबॉडी को हम डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। ये हमारे पास होता है
जो ऊपर वाला रीजन है जो कि एक वाई फॉर्म कर रहा होता है, सॉरी, वो रीजन जो कि एक वाई फॉर्म कर रहा होता है, वो एंटीबॉडी का होता है वेरिएबल रीजन। ठीक है। और हमारे पास जो रेस्ट साइड ऑफ द बॉडी है, एक्चुअली वेरिएबल रीजन हमारे पास वो रीजन होता है, पूरा ऊपर वाला रीजन नहीं, एक्चुअली वो रीजन जो कि जिसमें रिसेप्टर्स होते हैं फॉर बाइंडिंग, तो ये हमारे पास वेरिएबल रीजन होगा। और वेरिएबल रीजन के अलावा जितना भी रिमेनिंग रीजन ऑफ द एंटीबॉडी है वो हमारे पास कांस्टेंट रीजन होगा ना। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको ऊपर एक डायग्राम दिखाई थी, राइट? और मैंने कहा था कि आप अगर नोटिस करो ये सारे जो रिसेप्टर्स हैं इनकी जो शेप है वो डिफरेंट है, राइट? इनकी शेप डिफरेंट है। शेप डिफरेंट है का मतलब ये है कि हर एंटीबॉडी सॉरी, हमारे पास हर ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर जो होता है, एंड क्वाइट स्पेसिफिकली क्योंकि अभी हम एंटीबॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो हर एंटीबॉडी क्योंकि एक ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर है, तो हर एंटीबॉडी का जो साइड ऑफ बाइंडिंग है या जो शेप ऑफ बाइंडिंग है वो डिफरेंट होगी। अगर शेप डिफरेंट है तो हमारे पास शुरू का जो हिस्सा है जहां पे कोई एंटीजन कोई पैथोजन आकर बाइंड करेगा, वो शेप हर एंटीबॉडी का डिफरेंट होना चाहिए। अगर सारी एंटीबॉडीज का सेम शेप होगा तो हमारे पास डिफरेंट पैथोजन को किस एंटीबॉडी ने अटैक करना है या कौन सी एंटीबॉडी किस पैथोजन के लिए स्पेसिफिक है वो कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, एक बैक्टीरिया एंटर हो गया मेरी ब्लड स्ट्रीम में, एक वायरस एंटर हो गया मेरी ब्लड स्ट्रीम में, तो कौन सी वाली एंटीबॉडी उस वायरस को जाकर अटैक करेगी और कौन सी वाली एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया को जाकर अटैक करेगी, वो कौन सी चीज डिसाइड करेगी? वो उस एंटीबॉडी का जो बाइंडिंग साइट है, जो उसका बाइंडिंग रीजन है, जो उसकी रिसेप्टर का शेप है, जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा जिस पैथोजन से, वो उससे जाकर बाइंड करेगी। तो जैसे हमारे पास एंजाइम स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट होती हैं, उसी तरह से हमारे पास ये जो एंटीबॉडीज होती हैं दे आर स्पेसिफिक फॉर देयर एंटीजन। हर एंटीजन के लिए एक अलग एंटीबॉडी होती है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? गिव मी अ हेड्स अप प्लीज। एनी क्वेश्चंस यू? ओके। तो हमारे पास जो ये वेरिएबल रीजन होता है ना, इस वेरिएबल रीजन का मकसद ये होता है कि हर एंटीबॉडी का जो बाइंडिंग वाला रीजन है दैट वुड बी डिफरेंट, इट वुड बी वेरिइंग फॉर एवरी एंटीबॉडी। वो हर एंटीबॉडी के लिए जो रीजन होगा बाइंडिंग का फॉर एन एंटीजन दैट वुड बी डिफरेंट। क्यों? तो इसका क्या मतलब हो, अगर हमारे पास, अगर हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ बी सेल्स हैं, तो जो मिलियंस ऑफ बी सेल्स हैं, each individual B cell would be having an individual antibody shape, ठीक है? And that would ensure that we have individual antibodies for individual pathogens. तो हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है that is variable for every different B cell और every different antibody. वेरिएबल रीजन हमारे पास होता क्या है? उसका जो नाम होता है दैट्स एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। यानी वेरिएबल रीजन में ऑब्वियसली हमारे पास वो जगह, वो शेप, वो गैप मौजूद है जहां पर हमारा पैथोजन आकर अटैच करेगा। तो वेरिएबल रीजन हमने बनाया ही या एग्जिस्ट नेचुरली करता ही इसलिए है ताकि वो डिफरेंट एंटीजेंस को अपने साथ अटैच कर सके। सो वेरिएबल रीजन में हमारे पास वो शेप या वो कॉम्प्लीमेंट्री रीजन होता है जिससे एंटीजन आकर बाइंड कर सकता है। तो वेरिएबल रीजन इज ऑल्सो द एंटीजन बाइंडिंग साइट। जो नीचे का रीजन होता है वो हमारे पास कांस्टेंट रीजन होता है। ठीक है, कांस्टेंट रीजन का क्या मतलब है? ये सारी एंटीबॉडीज का सेम होगा, नीचे वाला हिस्सा हमें डिफरेंट करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे वाला हिस्सा जो है वो सारी एंटीबॉडीज के लिए सेम है, बिकॉज इस रीजन पे किसी एंटीजन ने आकर, किसी पैथोजन ने आकर बाइंड नहीं करना। सो दिस रीजन इज कॉमन टू ऑल एंटीबॉडीज and this region is varying for each antibody. हर एंटीबॉडी का जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो वेरिएबल, वो वेरिएंग होगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? स्ट्रक्चर समझ आ गया आपको एंटीबॉडी का? ओके।
अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि ये तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास कोई ना कोई शेप होगी इन दोनों जो बना रहे होंगे वेरिएबल रीजन की। बट यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कांस्टेंट रीजन में लॉलीपॉप जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया। लेट माय स्क्रीन लोड फर्स्ट। हाँ, तो आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने कांस्टेंट रीजन में लॉलीपॉप जैसे कुछ रीजन्स क्या किए हैं, ड्रॉ किए। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। किसके? रिसेप्टर्स of the constant region. And what are they responsible for? हमने कल फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस पढ़ा है, इज दैट करेक्ट? हमने जब फैगोसाइटोसिस का कल प्रोसेस पढ़ा था तो हमने कहा था कि हमारे पास जो फैगोसाइटोसिस होते हैं वो कीमोटैक्सिस करते हैं, यानी कोई केमिकल रिलीज होता है बॉडी में जब कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है और वो उस केमिकल सिग्नल को आइडेंटिफाई करके उसकी तरफ मूवमेंट करता है, कीमोटैक्सिस करता है। और फिर जब वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं, उस एंटीजन के पास पहुंच जाते हैं, तो वो फिर वो क्या कहते हैं, उसको रिकग्नाइज और फिर उसे अटैच कर जाते हैं। हमारे पास जो ये कांस्टेंट रीजन होता है ना, ये तो सारी एंटीबॉडीज का सेम है, डिफरेंट तो है नहीं। तो यहाँ पर हर एंटीबॉडी के पास एक रिसेप्टर्स ऑफ द कांस्टेंट रीजन होता है। ये क्या करते हैं, ये जाकर हमारे पास दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव फैगोसाइटोसिस। अब ये तो कुछ अजीब सी बात हो गई, क्योंकि फैगोसाइटोसिस तो हमारे पास फैगोसाइट्स परफॉर्म करते हैं और एंटीबॉडी हमने अभी अंडरस्टैंड किया कि वो बी लिम्फोसाइट्स की सरफेस पर होती है, और बी लिम्फोसाइट्स में भी एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है प्लाज्मा सेल जो कि उनको ब्लड में रिलीज कर सकता है। तो फैगोसाइट्स के पास तो होती नहीं है एंटीबॉडीज, तो ये एंटीबॉडीज कैसे इफेक्टिव फैगोसाइटोसिस करवा सकती हैं? तो होता ये है कि ये मेरे पास मेरा पैथोजन है, दिस इज माय पैथोजन जो मेरी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गया। मेरी एंटीबॉडीज को पता चल गया कि अच्छा पैथोजन आया, क्योंकि जब भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आता है, आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है, तो सर्टेन केमिकल्स रिलीज होती हैं, प्रिडोमिनेटली हिस्टामीन रिलीज होता है, एंड वो बेसिकली सिग्नल देता है कि यार एक फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो जैसे फैगोसाइट्स को पता चल जाता है ना कि अच्छा एक पैथोजन आया, उसी तरह से एंटीबॉडीज क्या करती हैं, एंटीबॉडीज आती हैं और एंटीबॉडीज करती ही हैं दैट दे अटैच टू द पैथोजन। ये पैथोजन को इस तरह से उस पे अटैच कर जाती हैं। दिस अटैचमेंट of the antibodies to a pathogen is known as opsonization. What is it called? It is called opsonization. और होता क्या है कि हमारे पास जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही होती हैं, किसके ऊपर, सॉरी एंटीबॉडीज अटैच कर जाती हैं पैथोजन के ऊपर, तो ये मेरा फैगोसाइट है, दिस इज माय फैगोसाइट। इस फैगोसाइट की अटैचमेंट ऑन टू द पैथोजन आसान हो जाती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप ऐसे समझो कि जब हमारे पास एंटीबॉडीज आकर एक रैंड, अच्छा रिमेम्बर हमारे पास जो कांस्टेंट रीजन के रिसेप्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं अटैच करने के पैथोजन से टू फैसिलिटेट फैगोसाइटोसिस। कांस्टेंट रीजन हमारे पास बिल्कुल कॉमन है सारे पैथोजेंस के लिए, राइट? योर क्वेश्चन ओवर हियर कुड बी कि हम अभी हमने बोला कि एंटीबॉडीज स्पेसिफिक होती हैं अपने पैथोजन के लिए और उसको उस पर अपना इफेक्ट कॉज कर देती है। तो एंटीबॉडीज तो खुद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। अगर एंटीबॉडी अपने पैथोजन से अटैच कर रही है तो उसको क्या जरूरत है फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करने की, राइट? योर क्वेश्चन वुड बी वैलिड, बट हमारे पास एंटीजन बाइंडिंग साइट के जो रिसेप्टर होते हैं उस रीजन को पता होता है किस एंटीजन से बाइंड करना है और किस एंटीजन पे एक्ट करना है। यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट रीजन जो कि सारी एंटीबॉडीज के लिए कॉमन है, उसके रिसेप्टर्स जाके बाइंड कर रहे हैं पैथोजन से और वो बस एक काम कर रहा है, वो फैगोसाइट के लिए आसान कर रहे हैं अटैचमेंट ऑन टू द पैथोजन।
वाई? हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स के लिए मैंने बार बार बताया हुआ है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं स्टिकी इन नेचर। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर चेन लगी हुई है, शुगर्स बेसिकली स्टिकी इन नेचर होती है। हम भी अगर शुगर सोल्यूशन अपने घर में बनाए और उसको अपनी फिंगर्स पे मले तो वी रियलाइज हमारी जो फिंगर्स हैं वो स्टिकी हो रही हैं। सो शुगर का नेचर है स्टिकी होना। हमारे पास एंटीबॉडीज ग्लाइकोप्रोटीन है, दे आर स्टिकी इन नेचर। तो जब कांस्टेंट रीजन आकर अटैच कर जाता है ना पैथोजन के ऊपर तो वो एक स्टिकी सी लेयर बना लेता है, मेकिंग इट इजियर फॉर द phagocyte to bond for the phagocyte to attach with the pathogen and then form the endocytic vesicle. तो अटैचमेंट ऑफ द phagocyte को हमारी एंटीबॉडीज वाया ऑप्सोनाइजेशन फैसिलिटेट कर रही होती हैं। ठीक है, डू नॉट कंफ्यूज दिस कि ये इस एंटीबॉडी ने अपने जो उसका स्पेसिफिक पैथोजन है उसको अटैक किया है। अगर तो एंटीबॉडी अपने पैथोजन को अटैक खुद ही करिए तो फैगोसाइट करने की या उसकी क्या जरूरत पड़ रही है, राइट? हमारे पास फैगोसाइट जो नॉन स्पेसिफिक होता है, उसके ऊपर तो कोई रिसेप्ट वो क्या कहते हैं, कोई वो नहीं लगा हुआ होता स्पेसिफिक रिसेप्टर। हमारे पास फैगोसाइट तो किसी भी पैथोजन को आइडेंटिफाई करके किसी भी पैथोजन की एंट्री पर जाकर अटैक कर देता है। वो ये नहीं देखता कि कौन सा पैथोजन है, कैसा पैथोजन है। उसको बस ये पता है कि एक फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर कर गया, आई हैव टू इरेडिकेट इट। हमारे पास स्पेसिफिसिटी खाली जो है लिम्फोसाइट्स के पास होती है, यानी टी सेल्स के पास और बी सेल्स के पास होती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास इनकी म्यूचुरेशन में सेल सरफेस रिसेप्टर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं which are different in shape, which are specific in shape। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा हमारे पास टी सेल्स और बी सेल्स यानी लिम्फोसाइट्स का होगा। बाकी हमारे पास फैगोसाइट्स आर नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। तो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड कि हमारे पास किस तरह से एंटीबॉडीज की अटैचमेंट, उनकी कांस्टेंट रीजन के रिसेप्टर्स की अटैचमेंट ऑनटू द पैथोजन इज फैसिलिटेटिंग फैगोसाइटोसिस। वो अटैचमेंट को बेसिकली बेहतर बना रहा है। एंटीबॉडी ओनली रिकग्नाइज पैथोजन। आप मुझसे ऑप्सोनाइजेशन के हवाले से पूछ रहे हो कि ऑप्सोनाइजेशन में वो खाली जाकर पैथोजन से, यस, यू बेसिकली एंटीबॉडी अपने स्टिकी नेचर की वजह से, क्योंकि वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, अटैचमेंट ऑफ फैगोसाइट ऑनटू द पैथोजन को आसान बना रहा होता है। हमारे पास जब एक एंटीबॉडीज आकर स्टिक हो जाती हैं एक पैथोजन से तो वो एक स्टिकी सी क्या कहते हैं नेचर डेवलप करवा देती हैं बैक्टीरिया के ऊपर या पैथोजन के ऊपर, जिसको वो फैगोसाइट आराम से आकर बाइंड कर जाता है। बेसिकली इट्स लाइक आपके पास एक सरफेस है। अच्छा, लेट्स अंडरस्टैंड। आपने कभी नोटिस किया होगा जब हम वो कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग, आपने कभी देखा है कि हम जब किसी भी चीज को फ्राई करते हैं और अगर हमें उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने हो तो ब्रेड क्रम्स को हम अक्सर अंडे में डिप करके लगाते हैं। हैव यू एवर सीन दैट इन द किचन? If we have to place breadcrumbs over, for example, a dough that you've made and you have to fry it, तो breadcrumbs आप अगर डायरेक्टली उसमें उस चीज को डालोगे तो थोड़े बहुत breadcrumbs शायद अटैच हो जाएं, स्टिक कर जाएं। पूरी सरफेस को हम breadcrumbs से कोट नहीं कर पाते। बट उसी डो को अगर हम पानी में डिप करके, अच्छा, बेसिकली फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, बेसिकली होता क्या है, ब्रेड क्रम्स हमारे पास ना क्रिस्प, आपने कभी क्रिस्पी किस्म के शदीद अच्छा नहीं, इफ यू हैव नॉट सीन ब्रेड क्रम्स हाउ डू आई एक्सप्लेन इट फ्रॉम दिस एग्जांपल। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको कभी दो डोज को आपस में चिपकाना हो, एक तो आप डायरेक्टली उनको चिपका सकते हो, बट आप कभी नोटिस करते हो कि कभी अम्मी को देखा हो करते हुए कि उन्होंने पानी मल के किसी दो लेयर्स को आपस में चिपकाया हो या अंडे की लेयर लगा के आपस में चिपकाया हो। इवन सैंडविचेस में भी अगर हमें सैंडविच को लॉक करना होता है दोनों साइड से, हाँ, कोई भी लिक्विड हम लगा के स्टिक करवाते हैं ना दो सर्फेसिस को, हैव यू एवर सीन दैट? तो हमारे पास हम जो ऑयल लगा रहे हैं या हम कोई पानी लगा रहे हैं या अगर हम कोई एग लगा रहे हैं तो बेसिकली हम एक लिक्विड की लेयर अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारे पास स्टिकिंग स्ट्रांग हो जाए, करेक्ट? तो हमारे पास होता ये है कि जो एंटीबॉडीज होती हैं दे कोट द सर्फेस ऑफ पैथोजन एंड बिकॉज दे ग्लाइकोप्रोटीन दैट मीन्स दे आर स्टिकी इन नेचर, तो वो एक स्टिकी कोट वो पैथोजन के ऊपर उन्होंने मल लिया है
और अब वो स्टिकीनेस की वजह से हमारा जो फैगोसाइट है वो ज्यादा इजीली, ज्यादा इफेक्टिवली, ज्यादा डायरेक्टली एंड स्ट्रांगली अटैच हो सकता है, स्टिक कर सकता है पैथोजन के साथ। नाउ इज दिस क्लियर? अब समझ आए एंटीबॉडीज किस तरह से फैसिलिटेट कर रही हैं? वेरी गुड। सो ओके, लेट्स क्विकली राइट द फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज। एक तो एंटीबॉडीज का हमने फंक्शन ये पढ़ा दैट एंटीबॉडीज may coat the surface of a pathogen, a phenomena called opsonization to promote effective phagocytosis. देन दूसरा क्या होता है कि हमारे पास एंटीबॉडीज बाइंड टू वायरसेस एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग द होस्ट सेल। तो दे बाइंड टू वायरसेस preventing their entry into the host cells। फिर हमारे पास कुछ जो पैथोजेंस होते हैं वो टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास बैक्टीरिया आ गया, कोई हमारे पास फंगल कोई सोर्स आ गई, वो क्या करती है, वो हमारी बॉडी में आकर सर्टेन टॉक्सिन्स रिलीज करती है। ठीक है, टॉक्सिन्स अगर बॉडी में प्रोड्यूस होंगे तो हमारे पास वो बॉडी के लिए सेफ नहीं है। तो हमारे पास टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ द टॉक्सिन और टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द टॉक्सिन, हमारे पास ऐसे जो पैथोजन हैं जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनसे जाकर हमारे पास जो ये एंटीबॉडी है वो सिक्रीट करती है एंटी टॉक्सिन्स इन ऑर्डर टू किल और टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स। या तो उन सेल्स को जाके वो खत्म करती है जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो पैथोजेंस आए टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने के लिए, और उनको इफेक्ट न्यूट्रलाइज करती है। बाइंड टू टॉक्सिन्स एंड न्यूट्रलाइजेस देयर इफेक्ट। तो ऐसी एंटीबॉडीज जो टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर रही होती हैं, सच एंटीबॉडीज आर कॉल्ड एंटीटॉक्सिन्स, क्योंकि वो टॉक्सिन्स के इफेक्ट को खत्म कर रही होती हैं, न्यूट्रलाइज कर रही होती हैं। देन एज वी मूव फर्दर, हमारे पास अब जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, आपने बैक्टीरिया का जब स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपने देखा होगा दैट सर्टेन बैक्टीरिया हैव अ फ्लैजिला, राइट? हमारे पास उनका जो फ्लैजिला होता है वो उस बैक्टीरिया की मूवमेंट को, उनकी मोटिलिटी को हेल्प कर रहा होता है, यानी वो अपने फ्लैजिला को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर करके आगे मूव कर रहे होते हैं। Some antibodies, they attach themselves to the flagella of the bacteria to restrict its motion, यानी वो तुमसे पकड़ लेते हैं बैक्टीरिया को कि वो आगे बढ़ ना पाए। So what they do is उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। Bind to flagellum of bacteria and hence restrict bacterial motility. Then what they do is हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है, अगेन ये हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की होती है सेल वॉल और पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल होती है, करेक्ट? एंटीबॉडीज जाती हैं और जैसे आपने पंच मशीन देखी होगी ना, वैसे जाकर जो ये सेल वॉल है उसके अंदर पंचेस कर देते हैं, उनके अंदर होल्स कर देते हैं, यानी छोटे छोटे सुराख बना देते हैं वो इस वॉल के अंदर। और जब सुराख बना देंगे तो हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक सेल से बना हुआ होता है। हमारा बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर है। इन सुराख के थ्रू हमारे पास पानी एंटर करना शुरू, हमारे पास फ्लूइड
या वाटर एंटर करना शुरू कर जाएगा? बिल्कुल करना शुरू हो जाएगा। हमारे पास जब बहुत ज्यादा फ्लूइड बढ़ जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, तो इवेंचुअली हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो बर्स्ट कर जाएगा, बैक्टीरियल सेल का लिसिस हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो हमारे पास जो एंटीबॉडीज कर रही होती हैं, दे पंच होल्स इन द सेल wall of the bacteria to cause the bacterial cell to undergo lysis. May punch holes in the cell wall of bacteria, causing cell lysis. और सब्सिक्वेंटली एक और काम हमारे पास, जो लास्ट रोल ऑफ फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज है, वो हमारे पास ये होता है दैट एंटीबॉडीज में क्लम्प antigens together a phenomena called agglutination. ओके, पानी भरने से क्या हो? यस, बर्स्ट होगा। बर्स्टिंग का जो साइंटिफिक टर्म है वो सेल लिसिस है। लिसिस का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक अपार्ट करना। तो हमारे पास जब बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा वो बर्स्ट कर जाएगा, जिसको हम क्या बुलाते हैं? सेल लिसिस बुलाते हैं। ठीक है, bursting of cell होती है हमारे पास cell lysis basically. Agglutination, लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, लेट्स क्विकली एक्सप्लेन दिस एंड कॉल इट ऑफ। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है? एंटीजेंस को आपस में क्लम्प टुगेदर कर देना। क्लम्प टुगेदर करने का मतलब है कि आपस में क्लॉटिंग कर देना, एंटीजेंस की आपस में उनको चिपका देना, बहुत सारे थे उनको एक गुच्छा बना के एक उनका क्लम्प या एक क्लॉट जैसी चीज बना देना। और इस मैकेनिज्म को, जब हमारे पास एंटीजेंस को आपस में क्लम्प कर दिया जाता है या एक बड़ा सा गुच्छा बना दिया जाता है कि वो आपस में ही एक दूसरे से टकराते हैं ना, उसको हम क्या बुलाते हैं? एग्लूटिनेशन बुलाते हैं। इज दिस क्लियर?